तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मंच पर प्रखर, मुखर, कद्दावर नेताओं में से एक स्मृति ईरानी जी यहां पर मौजूद हैं। अमेठी जो अभेद किला था उसे बीजेपी को जीत कर दिया। अब 2024 में वही किले पर आप परचम लहराती हुई नजर आएंगी स्मृति जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सेना तो तैयार है, सेनापति भी तैयार है, परचम भी तैयार है। प्रश्न ये उठता है कि युद्ध की इस भूमि पर सामने से लड़ने वाला कौन है, क्योंकि हर दिन कोई नया वाक्य सुनने को मिलता है, हर दिन कोई नया कैंडिडेट प्रस्तुत होता है। तो मुझे लगता है 2024 आते आते दूध का दूध पानी का पानी पुनः हो जाएगा। तो आप अमेठी में ही रहने वाली हैं? मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ, 2014 के चुनाव के बाद भी कहा था, 19 के चुनाव के बाद आज तक कहती आई हूँ कि उनमें और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है। जो अपने आप को घोषित करते हैं या करवाते हैं वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता का स्वभाव ये है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड कर ले वहां से वो व्यक्ति लड़ेगा। तो आपका मैं ध्यान आकृष्ट करूंगी कि मैं साल 2004 में 27 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ी थी चांदनी चौक से, और मैं 2 बार गुजरात से राज्यसभा की सांसद रही हूं। तब भी मेरी पार्टी ने तय किया था मैं कहां से लड़ूंगी, कहां जाऊंगी। 24 में भी मेरी पार्टी तय करेगी। लेकिन फर्क ये है कि 2014 में जब मैं पहली बार अमेठी लड़ने गई थी तो 60% बूथों पर मेरे पास टेबल लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं था। वहां डर का माहौल ऐसा था कि उस खानदान के खिलाफ कभी कोई आवाज अगर उठाने की हिमाकत करता तो उसका राजनीतिक जीवन जो है वो नष्ट कर दिया जाता। तो डर के मारे तब लोग निकलते नहीं थे। 19 आते आते हम हर बूथ पर अपना एक टेबल लगा पाए, इतनी हमने अपनी औकात कर ली। और 19 के बाद 2022 का भी चुनाव हुआ, तब तक हम बूथ पर 20,000 लोग थे। आज हम बूथ पर 60,000 लोग हैं। कोई नहीं से 60,000। तो मैं एक नहीं हूं। जब मैं पहुंची थी अमेठी तो भले ही एक थी, आज हम 60,000 हैं। अजय राय तो कह रहे हैं बीजेपी को 2019 के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह आह्वान था कि हम देश भर में मेंबरशिप ड्राइव चलाएं। तब आपको याद होगा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी, और अमेठी में 2019 के बाद 90,000 नए कार्यकर्ता और मेंबर्स जुड़े। तो मैं जो 60,000 गिनवा रही हूँ वो तो बूथ पे काम कर रहे हैं। ये जो 90,000 और गिनवा रही हूँ वो तो बीजेपी के नए सदस्य 19 के बाद बने हैं। लेकिन आप मुकाबला किससे करने वाली? अजय राय कह रहे हैं राहुल गांधी तैयार है, खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती है वहां से। तो क्या स्मृति ईरानी वर्सेस प्रियंका गांधी हो सकता है? लोकतंत्र में कौन कहां से कब चुनाव लड़ेगा या लड़ना चाहेगा ये सबका अपना निजी विषय। अगर किसी पार्टी विशेष में मालिकाना हक गांधी खानदान का है तो ये उनका विषय है। मेरी पार्टी में पार्लियामेंट्री बॉडी डिसाइड करती है। लेकिन जो हवा काट के रखा है सबने कि उनका आना मतलब बहुत बड़ा कोई तहलका हो जाएगा, तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगी, साल 2014 और 19 दोनों चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का एक कंसोलिडेटेड कैंडिडेट था राहुल गांधी। साल 2014 के चुनाव के बाद एक विख्यात एडिटर हैं प्रभु चावला, उनको मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरव्यू दिया था और कहा कि 14 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी अमेठी आए, अपना भाषण करके गए, तब मुझे सोनिया जी ने फोन कर कहा कि 1 लाख वोट मेरे बेटे के लिए ट्रांसफर कर दो ताकि वो चुनाव जीत जाए। अब आप तो गणित समझती हैं, तो 14 में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,07,000 वोटों का फर्क रह गया था। इसका मतलब अगर मुलायम सिंह यादव जी की मेहरबानी नहीं होती, उस वक्त शायद सपा की सरकार नहीं होती, तो जनता ने तो तभी इरादा कर लिया था। 19 में जो मुझे वोट मिला, अमेठी के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली मैं प्रतिनिधि बन गई। मतलब गांधी खानदान भी जितने चुनाव लड़ा उनको जितना वोट नहीं मिला, उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला। तब भी संयुक्त कैंडिडेट थे राहुल गांधी, अकेले अपने दम पे नहीं लड़े थे। 3 पार्टियां साथ में राहुल गांधी की लड़ी थी, और हमारा जो तीसरा कैंडिडेट लड़ा था उसको मात्र 7,000 वोट आए थे।
तब राहुल गांधी को लगभग मिले थे 4,13,000 वोट। ठीक, हमारे दोनों के बीच का फासला था 55,000 वोटों का, 55,120 के आसपास। आया 22 का चुनाव। 22 के चुनाव में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव की बागडोर गांधी खानदान के ही हाथ में थी। श्रीमती वाड्रा कमान संभाले बैठी थी। हमारे यहाँ है 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 में से 4 में उनकी जमानत हमने जब्त कराई। और अगर आप जाके इलेक्शन कमीशन पे आंकड़ा पढ़ लें तो 4 सीटें और जो 5वीं सीट जिसमें जब्त नहीं हुई जमानत, उसमें 66,000 वोट मिले थे। कुल मिला के 2022 में कांग्रेस पार्टी को मिला 1,40,000 वोट। मतलब 19 में जब लड़े और 14 में जो लड़े, 14 में हमारे बीच का फासला था 1 लाख वोट का, 19 में मैं 55,000 आगे थी, 22 आते आते कांग्रेस पार्टी का 3 लाख वोट अमेठी में घट गया। तो डींगे हाँकना आसान है, ये जो गणित है इसको समझना थोड़ा कठिन है। ये पूरा गणित आपने समझाया, लेकिन ये इसके पीछे कौन कौन सी वो जिद थी, या अमेठी से ऐसा कौन सा आपका लगाव या रिश्ता था, या फिर राहुल गांधी को जड़ से उखाड़ना था? क्या वजह, क्या नहीं, टारगेट क्या एक था? तो ये प्रश्न अपने आप में इस बात का संकेत देता है कि मैंने अपनी जिंदगी में गांधी खानदान को हराने के अलावा कुछ नहीं किया। तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं कि इस देश की मीडिया में मेरा 2 दशकों का योगदान रहा है। मैं मीडिया में 10 साल का एक टॉप पे पोजीशन रख चुकी हूं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में आकर ही मेरी कोई उपलब्धि हुई हो। राजनीति में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई पदों पर रह चुकी हूं। और ये 14 के चुनाव से पहले मैं राज्यसभा की सांसद रह चुकी थी। और 14 के बाद लगभग 5 से 6 विधेयक ऐसे हैं जिसको इतने विपक्ष के तनाव के बावजूद सर्वसम्मति से मैंने दोनों हाउसेज में पारित करवाया मोदी जी के नेतृत्व में। स्मृति जी, इसके माने ये है, आप ये कह रही हैं ये बहुत कोई छोटी चीज थी, इसको इतना तरजीह क्योंकि देने की व्यक्ति जरूरत नहीं इतना है। बड़ा नहीं था। तो फिर ये गौरतलब है उसका पद बड़ा होगा। और ये भी सत्य है कि जो आज इतना उछल उछल के बोल रहे हैं उन्हें बड़ा कष्ट होता है ये स्वीकार करते हुए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने गृह जनपद से 55,000 से एक सामान्य परिवार की महिला से हार गया। ये इतिहास बन चुका है। वो कह रहे हैं अब मैदान में आ जाएं, वो तो चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं वायनाड आ जाए ना। मैंने स्मृति कहा जी, ना, रोक कौन रहा है? इसका मतलब वो अमेठी छोड़ चुके हैं। भागने का इतिहास उनका है, मेरा नहीं है। तो आप वायनाड से चुनाव लड़ मैं सकती है? दोबारा कह रही हूँ, भागने का इतिहास उनका है। वो भगे थे मेरा नाम देख के, मैं नहीं भागी थी। तो मैं अमेठी से सांसद हूँ। पुनः कहती हूँ, मुझसे कहाँ पार्टी लड़ने को कहेगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन दम अगर इतना है तो अजय राय से क्यों बुलवा रहे हैं? खुद बोल दें। और अगर और दम है तो एक ही सीट से लड़के बताएं ना, सिर्फ अमेठी से लड़के बताएं। तो आप अभी भी ये मानती हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं तो साधारण कार्य करता हूँ, उनके पास तो पुश्तैनी मिल्कियत है। तो दम है तो अजय राय क्यों बोल रहे हैं? वो खुद बोले ना हमको लड़ना है। और अगर और उससे ज्यादा दम है तो सिर्फ उस एक सीट से लड़के बताएं। और अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतर गई दोनों में से कोई भी, मैं खुला कह रही हूँ आज। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? मैं पूरा कह रही हूँ। 60,000 कार्यकर्ता बूथ में, जिनमें से मैं एक हूँ। पहली बार जब लड़े थे, जब कहा स्मृति हूं, तब मैं अकेली थी। आज हम 60,000 हैं। कोई भी लड़ना चाहे लड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अमेठी को ऐसा क्या दे दिया जो गांधी परिवार इतने सालों में नहीं दे पाया? सेवा। देखिए रूबिका जी, उन लोगों ने वर्षों वर्ष ये राजनीतिक स्टेटमेंट दिया, आप हमारा परिवार हैं, आप हमारे अपने हैं। क्या कोई अपने घर की महिला को खुले में शौच के लिए छोड़ता है? अमेठी में 3 लाख परिवार थे जिनके पास एक टॉयलेट नहीं था। उन्होंने कहा आप हमारे अपने हैं, लेकिन अमेठी में 80% आबादी के पास बिजली नहीं थी। 1,23,000 परिवारों को तो पहली बार मोदी योगी की सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिलवाया।
अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार रहने को घर मिला। 2 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार गैस का सिलेंडर मिला। 5 लाख वहां पर हमारे किसान हैं, उनको अब किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पैसा मिलता है। आप हैरान हो जाएंगी, अमेठी के पूरे इतिहास में खाद की रैक, ये तो सामान्य बात है, ग्रामीण अंचल है, 90% ग्रामीण अंचल है अमेठी। वहां पर खाद की पहली रैक तब उतरी जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, जो अपनी पुश्तैनी जमीन पर खाद की एक रैक नहीं उतार पाए। तो लोग कहीं ना कहीं एक इमोशन से जुड़ेंगे, लेकिन आप इमोशनली लोग का कब तक फायदा उठा सकते हैं? अच्छा, ये आप अमेठी में उन्हें चैलेंज कर सकती है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अशोक गहलोत से लेकर कमलनाथ जी से लेकर एवरीबॉडी, हर कोई ये कह रहा है कि ही इज पीएम मटेरियल। तो ट्राई हिम। तो क्या इस बार मोदी वर्सेस राहुल हो सकता है? मुझे नहीं पता, उनके तो अभी अलायंस में ही घोषणा नहीं हो रही है ना। हर दिन कोई नया प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आ रहा है। मैं कहती हूँ आजमा ले भैया। तो आपको नहीं लगता है कि राहुल आपको मैं कहती हूँ मोदी आजमा को लीजिए। चैलेंज कर सकते हैं? मैं कहती हूँ आप उससे पूछें जिसने उसको हराया है। ये भी तो देखिए मैडम। तो मैं ये कहती हूँ आजमा लो। अच्छा, अगर राहुल गांधी नहीं तो हु? मुझे क्या पता, मोदी वर्सेस हु? वो उनकी जिम्मेदारी है। अब आप ये कहें कि हम अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं और वो इतने निकम्मे हैं कि उनकी जिम्मेदारी भी हम निभाएं, ये कैसे संभव है? तो मिल रहे हैं ना, अभी कन्वीनर की घोषणा हो जाएगी इस महीने के मेरा अंत वो में। विषय नहीं है। अच्छा, आपको लगता है ये मैं गठबंधन? इसलिए कह रही हूँ आपको, देखिए जब आप कहते हैं हम एक संयुक्त विपक्ष हैं, हाँ, तो बंगाल में कौन है कैंडिडेट? दिल्ली का आप हाल देख लें, अलग अलग स्वरों में बोलते हैं। आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहते हैं, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं प्रवक्ता के पास अथॉरिटी नहीं थी, फिर कोई चिंतक है आम आदमी पार्टी के, वो कुछ और बोलते हैं। पहले ये तो तय कर ले बोलेगा कौन, लड़ेगा कौन, फिर देखी जाएगी। ये जो नाम इंडिया उन्होंने दिया है, आपको लगता है ये क्लेवर मूव तो था? देखिए डॉट अलायंस है, डॉट अलायंस। डॉट अलायंस मैं इसलिए कह रही हूं, मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपना नाम घोषित कर दिया कि मैं जलालुद्दीन अकबर हूं, आप बोलेंगे क्या उनको? मान लीजिए कल को कांग्रेस के आईटी सेल ने बोल दिया प्रियंका और राहुल मतलब जय वीरू की जोड़ी, एक अमिताभ बच्चन और एक धर्मेंद्र, आप मान लेंगे क्या? तो पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, पहले नाम में ऐसी क्या खराबी थी, उसका क्या बैगेज था, उसकी इतनी जिल्लत क्यों सहनी पड़ी कि नया नाम तलाश रहे हैं? आत्मा क्या है पैकेज के अंदर? आप कह रहे हैं कुछ नहीं बदला है। मैं दोबारा पूछ रही हूँ। वो तो कह रहे हैं एनडीए का कुनबा भी तोड़ेंगे, यहां से भी लोग जाकर उनको जोड़ेंगे। मैं वही कह रही हूँ, आपको उन्होंने कोई ऐसी मूलभूत विषय पर अपने विचार रख के बताया क्या? उनके एक विचार को उन्होंने साझा किया, धारा 370 वापस ले आएंगे। मैं आज कहती हूँ धड़ल्ले से, लाके दिखाएं, कैसे लाएंगे? मात्र धारा 370 पे मैं आज चुनौती देती हूँ, अमेठी आ जाएं और जोर जोर से बोले कि हम वापस देश का विभाजन कर देंगे। है हिम्मत? नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज देयर, क्या सोच है उनकी, क्या देना चाहते हैं देश को? वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने माहौल बड़ा खराब कर दिया, हिंदू मुसलमान, नफरत की राजनीति, तोड़ फोड़ की राजनीति। मैं दोबारा इसीलिए राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल, चलिए माना तो कि दुकान चलाते हैं, जगह जगह जा रहे हैं। वही तो कह रही हूँ, माना तो कि धंधे में है, दुकान चलाने के व्यवसाय कर रहे हैं, ये माना ना। कभी आपने इस देश के इतिहास में किसी राजनीतिक पक्ष को ये कहते देखा कि राजनीति मेरे लिए व्यवसाय है, मैं दुकान चला रहा हूं? आज तक नहीं हुआ होगा हमारे देश की राजनीति में। ये पहले सज्जन हैं जो कहते हैं मेरे लिए राजनीति सेवा का माध्यम नहीं है, दुकान है। ये हुआ है हमारे देश में कभी? और दुकान शायद इसलिए किया क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस रहा है खरीदो फरोख्त में, लेन देन का इतिहास रखा है, इसीलिए उनको अब राजनीति दुकान दिखती है।
हमको सेवा का माध्यम दिखता है। वो कहते हैं मोहब्बत इसलिए देना जरूरी है क्योंकि देखिए, मोहब्बत की अगर आप बात करें तो मोहब्बत दुकान में बेची नहीं जाती, ना बाजार में ना दुकान में, एहसास है। अब जिसको इस बात का एहसास नहीं कि मोहब्बत एहसास है जो बिकती नहीं, तो क्या कहूं। तो वो मोहब्बत का जो उन्होंने मुजाहिरा पेश किया था, पहले जाकर प्रधानमंत्री को मुझे उन्होंने गले बताएं, लगाया था। रूबिका जी, हम क्या कवि सम्मेलन करने वाले हैं या राष्ट्र के उत्थान के लिए कोई राजनीतिक गंभीर प्रकल्प पर चर्चा करने वाले हैं? मतलब कभी कभी आप देखते हैं कांग्रेस वाले कहते हैं देखिए कितना अच्छा चॉकलेट बना दिया। मास्टर शेफ का कंपटीशन थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री का चुनाव है भैया। शेरो शायरी पढ़ने से क्या चंद्रयान पहुंच जाता वहां? वो तो उस पर भी नाराज शेरो है। शायरी पढ़ने से क्या 80 करोड़ लोगों को मिल जाता मुफ्त का राशन? हम वो नाराज क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मोदी वो कर पा रहे हैं जो उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो उपलब्धि कर पाएंगे अपने देश के वो कह रहे चांद कोई बपौती थोड़ी है कि शिव शक्ति वहां पॉइंट नाम दे दिया आपने। तो उनको शिव से इनकार है या शक्ति से? उनको तकलीफ किससे है? मोदी के नामकरण से। लेकिन मोदी ने तो शिव का नाम लिया ना, तो तकलीफ मोदी से है तो शिव को गाली क्यों बकते हैं? उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को थैंक यू नाम तो मोदी ने तिरंगा भी रखा, तो उनको तिरंगे से ऐतराज है। और ऐतराज है इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने का नारा दे रहे थे। तो ये मुझे समझ आती है कि कांग्रेस पार्टी को तिरंगा शब्द हमने कहा चांद पर, तो कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है। ये उनके लक्षण दिख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है कि तुमने शिव भगवान का नाम कैसे ले लिया। ये स्वाभाविक है, कांग्रेस तो पहले से हिंदुओं के खिलाफ है और शक्ति के खिलाफ तो है ही जो हिंदुस्तानी हो। आपने ऐसा ही आरोप प्रियंका गांधी पर लगाया था स्मृति मैंने? जी। आपने ये कहा था कि वो वहां अमेठी में जाकर नमाज पढ़ती हैं। क्या मुझे पूरा कहने मामला की था? जरूरत नहीं, उन्होंने अता की थी वहां नमाज, उसके आए तो थे फोटोग्राफ्स। हाँ, पर वो नमाज के अरकान अलग होते हैं। वो नहीं, मैं हाथ ये उठाकर दुआ मांग रही थी। नहीं, मेरा ये मानना है। पर आपको ऐतराज था अगर वो दुआ नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति में ये ढोंग बंद होना चाहिए कि आप एक सेगमेंट में गए तो आपने नमाज अता कर ली। इस्लाम का मूलभूत स्वभाव क्या है कि आप मूर्ति पूजन नहीं कर सकते ना, तो आप जो पूजा कर रहे हैं कम से कम उसमें तो आस्था रखिए। तो आप इस्लाम का क्यों इस प्रकार से अनादर करते हैं? अगर मानते हैं वाकई में तो उसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है, शर्मसार होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हर धर्म का एक नियम होता है, उसका तो पालन कर लीजिए। आप तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं स्मृति जी। जी। बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी थोड़ी दूरी बनाकर रखती है। आपके अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, मंत्री जो रह चुके हैं, वो ये कहते हैं हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। आप खुद एक मंत्री हैं और उस अकलियत के मिनिस्ट्री को संभाल रही है। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि उस पर सिर्फ और सिर्फ राज मुसलमानों का है, दूसरी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी उसमें है। लेकिन इस रिश्ते को जो कहीं ना कहीं थोड़ा फॉल्टर्ड नजर आता है, थोड़ा नहीं, मैं कह रही हूं बहुत हद तक नैरेटिव ऐसा सेट किया गया है। क्या कभी मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख से ज्यादा मुसलमान भाई बहन हैं। ये मैंने आज तक कभी घोषित नहीं किया, मैं वहां से चुन के आती हूँ जहां से 10 या 11 लाख वोटर्स में से 3 साढ़े 3 लाख तो मुसलमान हैं। तो उन्होंने क्या मैं आपको उनकी वोट दिया सांसद है? नहीं हूँ? उन्होंने वोट दिया है आपको? हाँ, तभी तो जीती हूँ। मेरा विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी इस विरोधाभास को हमेशा जीवित इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उनको वहीं से तो फायदा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। महिला बिना महरम के हज पे जा सकती है, निर्णय नरेंद्र मोदी ने लिया। ठीक, कांग्रेस के पास भी तो सत्ता थी। मुस्लिम समुदाय की बहनों के लिए ये एक सरलता का विषय है ताकि वो अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर सके। कांग्रेस पार्टी ने ये क्यों नहीं किया? मुस्लिम औरतों को ट्रिपल तलाक से कितनी परेशानी थी। कांग्रेस पार्टी को लगा अगर हमने मुस्लिम औरतों को निजात दिला दिया ट्रिपल तलाक से, हमारा वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। क्यों नहीं किया? उनके पास तो 50 साल से ज्यादा सत्ता थी। मुरादाबाद में दंगे हुए 1980 के दशक में, जो राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिम लीग बहुत सेक्युलर पार्टी है, आप मुझे बताएं उसमें नाम उनका निकला है?
इतना कुछ आपने किया है तो फिर मुसलमानों के मन में ये शक कैसा कि आप लोग जो भी करते हैं, सीए एनआरसी आ गया, ट्रिपल तलाक आ गया, देखिए आज अगर मैं यूनिफॉर्म कहूँ सिविल ट्रिपल कोड आ गया, तलाक, मैं आज अगर कहूँ ट्रिपल तलाक, मैं आपको पुनः कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जब ये निर्णय लिया तो इंसाफ के दृष्टिकोण से लिया। कांग्रेस पार्टी ये निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनका वोट बैंक डैमेज हो रहा था। आपको क्या लगता है 14 और 19 में इतनी भारी विजय के बाद क्या मोदी जी बैठ के आराम से सबको बहला फुसला के अपनी राजनीति नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा धारा 370 हटाएंगे, वो राष्ट्र का विषय है, इन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया। ट्रिपल तलाक इंसानियत का विषय है। क्या आपके घर की बेटी को कोई सड़क पर छोड़ दे जिंदगी भर के लिए उसके बच्चों के साथ, उसकी परवरिश ना करे, ये उनको मंजूर था? तो अगर मोदी वो करे तो गलत और कांग्रेस ना करे तो सही। तो आप लोग ये विश्वास मुसलमानों में बैठा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या वजह है? कौन रोक रहा है? रूबिका जी, मैं आपसे जब आपसे मुखातिब होती हूँ तो क्या मैं आपको मुसलमान की दृष्टि से देखती हूँ कि एक नागरिक की दृष्टि से देखती हूँ? कतई नहीं, नागरिक की तो दृष्टि जब नरेंद्र मोदी सड़क बनाते हैं तब कहते हैं इसमें सिर्फ हिंदू चलेगा। जब कहते हैं नल से जल देना है तो कहते हैं पानी निकलेगा तो सिर्फ हिंदू पिए। ऐसा नहीं ना, सरकार उनके लिए भी सेवा देती है जिनका वोट उस पार्टी को ना मिला हो। मैं 14 में चुनाव हारी, 14 से 19 के बीच नरेंद्र मोदी सरकार की सभी स्कीमें उस जनपद में लागू थी। कोई गारंटी नहीं थी कि 19 में हम दोबारा जीतेंगे, लेकिन भेदभाव नहीं हुआ। मेरे अपने क्षेत्र का मैं उदाहरण दे सकती हूँ। अगर आज हम कहें कि सिर्फ एक वर्ग का या एक धर्म का नेता उसी वर्ग या उसी धर्म की सेवा दे सकता है, तो क्या हम अपने देश को पुनः मानसिक और प्रशासनिक रूप से विभाजित नहीं कर रहे? हम अब्दुल कलाम जी को क्यों सलाम करते हैं, कलाम साहब को क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वो एक धर्म विशेष से हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने देश की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में जो योगदान दिया है वो सालों साल हिंदुस्तान याद रखेगा। योजनाओं जब वो राष्ट्रपति बने, या द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से पहली महिलाएं जो राष्ट्रपति बनी, वो क्या बाकी समाजों की राष्ट्रपति नहीं है? नहीं, पर एक मैसेज तो जा रहा है ना। वो मैं एक शो मैं कर आपसे रही हूँ। वही कहती हूँ, क्या पॉलिसी सिर्फ मैसेज के लिए होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ने तो सालों साल एक ही मैसेज दिया, गरीबी हटाओ। हटी क्या? नहीं हटी। मोदी ने मैसेज नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में अपना ध्यान दिया, इसलिए 13.5 करोड़ लोग गरीबी से उभर कर आए। लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे कि क्या मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? क्या मैं मोटे इतना ही तौर पर? कहूंगी हर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान को विश्व की टॉप 3 इकोनॉमीज में देखना चाहता है, चंद्रयान जैसी और सफलताएं देखना चाहता है, हर बच्चे को शिक्षित देखना चाहता है, स्किल की दृष्टि से अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने देखना चाहता है, जो चाहता है कि पीएलआई स्कीम के माध्यम से, चाहे वो डिजिटली हो चाहे फाइनेंशियली हो, हमारे देश नई बुलंदियों को छुए, वो हर हिंदुस्तानी धर्म जात उसका चाहे कोई भी हो, वो नरेंद्र मोदी को वोट करेगा। तो बीजेपी को मुसलमानों से कोई एलर्जी नहीं है? मैडम, मेरा नाम ईरानी है। आपको लगता है एलर्जी होती तो मैं आपके सामने बैठी होती? और मैं तो माइक्रो माइनॉरिटी परिवार से हूं। पूरे विश्व में 55,000 बच गए हैं। आप तो माशाल्लाह बड़ी कौम से हैं, मैं तो छोटे से छोटे उसमें। हाँ। तो फिर तो अब ये मैसेज चला गया है कि माइनॉरिटी सब हैं, एक का राज नहीं है। क्या मेरे देश में कोई भी हिंदुस्तानी माइनॉरिटी हो सकता है? देश सबका है ना। ये शब्द ही इस भावना को जागृत करने वाला है कि तुम और मैं मुख्तलिफ हैं क्या? दोनों हिंदुस्तानी हैं। तो ये भाव जिनमें बैठा हुआ है उसको आप कैसे? क्योंकि देखिए, मैं इस पर लंबी चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके पास माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है। नहीं, मैं दोबारा आप कह जब रही हूँ, उनसे पहले तो ये गलत फहमी दूर करें कि सिर्फ माइनॉरिटी का काम एक ही मंत्रालय करता है, जैसे औरतों का काम एक ही मंत्रालय करता है, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से जब जनधन योजना के खाते खुलते हैं, वो मेरे विभाग से नहीं खुलते। आज 50 करोड़ खाते खुल गए, उसमें मुसलमानों के भी खाते हैं। अच्छा, वो जब आपसे बात करने आते हैं तो उनके मन में आपने क्या भाव महसूस किया है? जो अकलियत से, देखिए, अगर आप अकलियत की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, अगर मोदी पर विश्वास नहीं होता, 4,000 मुसलमान बहनें
क्या हज के लिए अकेली जाते हैं? क्या हम सेफली वापस घर आ जाएंगे? बहुत बड़ी संख्या है अचानक। मुस्लिम औरतें तो आपको बहुत पसंद करती हैं, तो फिर मर्दों नापसंद की कौन बात करता कीजिए, है? मर्दों की बात कीजिए। क्यों नापसंद करेंगे बताइए? वो तो आप लोगों को पता करना है। वो मैं कहते हैं आप बोहरा लोगों ने समाज उनको से कोने में मिली। धकेल दिया नहीं है। नहीं, मैं बोहरा समाज से मिली। सैयदना साहब का मोदी जी के प्रति बहुत लगाव है, उनका बहुत उनके ऊपर आशीर्वाद है। वहां पर तो मुझे कोई ऐसा तंज कसते हुए नहीं मिला। मैं आगा खानी समुदाय से मिली, वहां नहीं मिला। मैं जो शिया समुदाय से लोगों से मिलती हूँ वहां पर मुझे नहीं, मेरी अपनी ऐसी कोई एक्सपीरियंस नहीं रही जहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री जी को उनकी सफलता के लिए अभिनंदन ना दिया हो। तो कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग चाहते हैं कि डर का माहौल रहे, लेकिन अंततोगत्वा सरकार नरेंद्र मोदी की 303 की जब हम सीटें की बात करते हैं, 300 सीटों की बात करते हैं, तो उसमें हर वर्ग हर धर्म के लोगों ने अपने देश की उन्नति के लिए वोट दिया ना। स्मृति जी, मैं आखिरी दौर में आ रही हूँ। एक तो मैं आपके साथ वो एक राउंड खेलना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने नेताओं का नाम रखूंगी और आपको एक ओह शब्द भाई, आप करण जौहर की मुद्रा में ना आए तो बेहतर है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं तो जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचती हैं उन तमाम नेताओं के बारे में। लेकिन उससे पहले कांग्रेस जिस चीज को लेकर आप पर अक्सर हमलावर रहती थी, एक सिलेंडर वाली आपकी फोटो हर जगह ट्वीट करती आप थी। सोचें और आज उनकी प्रतिभा कितनी है कि उनका अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना हो तो उसमें भी उनको मेरी जरूरत पड़ती है। आप सोचें क्या हाल है उनका। उनको अपने काम के लिए भी मेरी जरूरत पड़ती है। लेकिन आज जो 200 रुपए कम हुए उससे आपको थोड़ी तो राहत मिली होगी। मुझे लगता है कि वो बहुत आपने अल्प शब्दों में उसका बयान किया है। यहाँ पे 4 चीजें मैं बोलना चाहूंगी इसके बारे में। साल 2009-10 में मनमोहन सिंह सरकार ने 1 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड लिया था और तब घोषणा की थी कि ये कर्जा है आने वाली पुश्तों के लिए। तो मोदी सरकार साल 2026 तक 3 लाख करोड़ का सोनिया जी का कर्जा उतारेगी। ये बहुत कम लोग शायद जानते हैं या ध्यान रखते हैं। दूसरा, 14 से पहले 10 करोड़ गरीब परिवार थे हमारे देश में जिनके पास कभी सिलेंडर नहीं था। कांग्रेस की सरकार 5-6 दशक रही, उन्होंने कभी इन गरीबों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की। नरेंद्र भाई ने की। लेकिन अब जो जैसे जगदीश जी सामने बैठे हुए हैं, हमारे पिताजी के जमाने में अगर सिलेंडर लेना होता था तो नेताजी के पास जाना पड़ता था और फिर सिलेंडर का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता था। मोदी सरकार में उज्ज्वला 2 का अगर मैं आंकड़ा ले लूं, मात्र 1 करोड़ 16 लाख गरीब लोग हैं। रेगुलेटर का गृहिणी की तरह समझा रही हूँ। रेगुलेटर का पैसा, स्टोव का पैसा, सिलेंडर का सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब प्रति व्यक्ति 3,600 रुपया मोदी सरकार देती है। ये चर्चा कोई नहीं करता। और रिफिल के लिए उज्ज्वला में 200 रुपये मिलता है प्रति सिलेंडर और 12 सिलेंडर्स तक ये परमिटेड है। इसका मतलब अगर 12 सिलेंडर ले रही हैं तो वो 2400 रुपये। और तो आज जो 200 रुपये सस्ता हुआ है 33 करोड़ औरतों के लिए, उसमें से 9 करोड़ 60 लाख औरतें, उनको तो 400 रुपये का मुनाफा हुआ है उज्ज्वला योजना वाली। हाँ, और 75 लाख नए कनेक्शन आ रहे हैं। तो देरी तो नहीं होगी बहुत इसमें, ये पहले कर देना चाहिए था। आपको याद है 2014 में नरेंद्र भाई ने इसकी शुरुआत की थी। कम से कम इतना तो है कि जो 70 साल में नहीं कर पाए वो 9 साल में मोदी ने कर दिया। तो अब वो जो सवाल मुझे आपसे करने थे मैं शुरू कर रही हूँ। नाम लूंगी और आपको क्या विचार है आपके बताना होगा। और जहाँ पे कोई विचार नहीं है अच्छा, ऐसा, विचार नहीं, विचार ऐसे तो फिर आप पे कोई विचार नहीं होंगे, आप आसानी से कुछ उसको विचार पास कर ऐसे हैं देंगी। कि इतने मधुर हैं कि ना ही बोलो तो अच्छे हैं। लेकिन हम चाहते हैं आप बोले। शुरुआत कर रही हूं मैं। नीतीश कुमार जी, आगे नहीं बोलेंगे कुछ भी? क्या बोलूं? नीतीश जिनका बाबू। नाम उनका अलायंस नहीं ले रहा, मैं लेके क्या करूंगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अब क्या बोलूं? शब्द अगर एक काफी ना पड़े तो चलिए आगे। सेंटेंस बोल दीजिए। क्या सेंटेंस? अखिलेश यादव को लेकर मन में जो विचार आए वो बोल दीजिए। मैं इतना ही कहूंगी कि जिस घृणा का वो बार बार दर्शन देते हैं, कभी ये तो सोचे कि पद्म पुरस्कार से मुलायम सिंह जी को नरेंद्र मोदी ने नवाजा। जब कांग्रेस के पास सत्ता थी
तो खाने की मेज पर बैठने तक नहीं दिया था मुलायम सिंह यादव को। नीतीश इसलिए कह रही हूं एक शब्द कम पड़ेगा। अच्छा, ममता बनर्जी। एक शब्द कम पड़ेगा। अच्छा, एक सेंटेंस बोल दीजिए। ममता दो बनर्जी। तीन सेंटेंस हैं। यहां उपस्थित किसी भी महिला से पूछ लीजिए, अगर पुरुषों का एक झुंड आपके बालों को घसीटते हुए आपको सड़क पर फेंकता है और फिर पुलिस से वो पुरुषों का झुंड कहता है कि इस औरत को डंडे से मारो, क्या वो औरत उनसे दोस्ती कर सकती है? वही ममता जी कर रही हैं अलायंस में, इसलिए कहा एक शब्द कम है। प्रियंका गांधी। अच्छा, मेरे बारे में कहा था हूं, तो अब मैं क्या कहूं? आप उनके नाम का एक शब्द भूल गई हैं। वो क्या है? वाड्रा। आखिर राहुल गांधी। एक शब्द काफी नहीं है। एक है आपके मन में? कहीं नहीं है? नहीं अच्छा, 2 शब्द कह दीजिए। नहीं नहीं, इतने प्रतिभाशाली हैं कि शब्द कम पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे धन्यवाद। बातचीत करने के लिए। ये थी स्मृति ईरानी, बेबाकी से अपने सारी की सारी बातों को आपके सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी। और मैं इसी बीच में रिक्वेस्ट करूंगी स्मृति ईरानी जी से कि वो मंच पर रहें और इनवाइट करना चाहूंगी जगदीश चंद्रा जी को, सीईओ एंड एडिटर इन चीफ ऑफ भारत 24, मिस्टर मनोज जिज्ञासी जी को, चीफ बिजनेस ऑफिसर एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, मिस्टर सिद्धिनाथ विश्वकर्मा, अनीता हाड़ा जी, और साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर मधुसूदन चौहान जी को। आप सीईओ एंड डायरेक्टर हैं जीवा आयुर्वेद के। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर सतविंदर सलूजा जी को, आप डायरेक्टर हैं सलूजा स्टील एंड पावर लिमिटेड के। आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर राकेश पांडे को, प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड सीएमडी आरसीपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। ये मोमेंटो देने का खास मौका और मंच पर मौजूद हमारे खास मेहमान स्मृति ईरानी जी को सम्मानित करते हुए इस मोमेंटो के तौर पर, और तालियों की गड़गड़ाहट काफी तेज इस खास मौके पर होनी चाहिए, इतनी आपसे दरखास्त करती हूं। बढ़ता भारत, उभरता भारत,